नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक काफी इंपॉर्टेंट सीरीज। टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। जैसे मैंने पहला जो सब्जेक्ट उठाया है वो बायोलॉजी उठाया है, तो बायोलॉजी में जो साइटोलॉजी पार्ट है, साइटोलॉजी इसमें चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो ये टॉपिक वाइज सीरीज होगी। जैसे बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो हो गया, हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे। साइटोलॉजी के बाद और भी जो बायोलॉजी के लेक्चर है उनको एक एक कर हम कंप्लीट कर देंगे, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज सीरीज के साथ मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, डेली करंट अफेयर, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी का जो हमने चैप्टर उठाया है वो है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का पहला पार्ट है। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ डीएनए मेक इफ यूनिकली सुटेड टू स्टोर ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी निर्दिष्ट रूप से पीढ़ी से पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने और संचारित करने के लिए अनुकूल है? डीएनए का ऐसा कौन सा फीचर है जो ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन? डीएनए क्या करता है, जो जीन्स होते हैं उसको अपनी जनरेशन को ट्रांसमिट करने में डीएनए मदद करता है। तो इसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए काम करता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था वॉटसन ने एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का डिस्कवर किया था। इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं जिसको गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन बोलते हैं। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये 4 नाइट्रोजन बेस ये एंटी पैरेलल जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो इनको जोड़ने में क्या कौन काम करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे जो है ना ये नाइट्रोजन बेस है, और ये एंटी पैरेलल जोड़े रहते हैं। जैसे ये हमारा जो है ना ये डबल हेलिक्स है, तो हेलिक्स से बना हुआ डीएनए स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पर मान लो ए है तो ये टी है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसकी वजह से ये जुड़े होते हैं। ए मतलब क्या होता है? एडेनिन होता है, और टी मतलब थाइमिन होता है। तो एडेनिन और थाइमिन साथ में जुड़े रहते हैं। फिर जो साइटोसिन है ना, वो ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है, और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो साइटोसिन होता है वो किसके साथ जुड़ता है? वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इनको जोड़ते हैं हम। ए और टी की बात करते हैं तो एडेनिन और जो थाइमिन है वो साथ में जुड़ते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डबल हेलिक्स देखने को आपको कहाँ मिलेगा? 8 कॉलेज। आपके कॉलेज में आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डीएनए का। तो ए और टी साथ में जुड़ते हैं, यानी एडेनिन और थाइमिन साथ में जुड़ते हैं, और कॉलेज का सी और ये जी ये साथ में जुड़ते हैं। तो ए और टी लिखना आप, और फी सी और जी लिखना। तो ए और टी मतलब 8 कॉलेज, सी और जी। तो पहले जो ए और टी होता है ना, उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और सी और जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अब एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जो होते हैं ना, यहाँ पर कार्बन बेस होता है। ये कार्बन बेस कितने कार्बन का बना होता है? तो ये टोटल 10 कार्बन का बना हुआ बेस होता है। तो कार्बन बेस कितने होते हैं इसमें? 10 कार्बन होते हैं इसमें। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी लेंथ कितनी होती है, इन कार्बन बेस की लेंथ कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आपको ये डायामीटर दिख रहा है, ये डायामीटर जो है उसकी लेंथ क्या होती है? तो इसकी जो लेंथ होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, इस डायामीटर की लेंथ। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएनए। डीएनए के जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके हिसाब से डीएनए किन किन चीजों में प्रेजेंट होता है? तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डीएनए किस में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए जो है ना आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। तीसरा जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो 3 चीजों में डीएनए जो है ना वो प्रेजेंट होता है। जो सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए मिलेगा, बाकी किसी में भी, बाकी सब में अब्सेंट होता है। तो ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? तो डीएनए सिर्फ 3 चीजों में प्रेजेंट होता है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सेल ऑर्गेनिज्म है, किसी चीज पे भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सब में अब्सेंट होता है। इनको याद कैसे रखोगे? आपने एक लेबर है जिसका नाम है एमसी स्टेलिन। तो एम और सी, एमसी स्टेलिन जो है ना वो न्यूट्रल है। तो एम से आता है माइटोकॉन्ड्रिया, सी से आता है क्लोरोप्लास्ट, एन से आता है न्यूक्लियस। तो आपको याद रखना है एमसी स्टेलिन जो है ना वो न्यूट्रल है, क्योंकि उनके पास डीएनए है, ठीक है, ऐसा याद रख लो। तो आपको ये याद रहेगा कि डीएनए किस में प्रेजेंट होता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियर में प्रेजेंट होता है, बाकी कितने भी सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें अब्सेंट होता है डीएनए। और ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइड बैग ऑफ सेल इज। सेल का आत्मघाती थैला है। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ना वो इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन कौन करता है? वो करता है लाइसोसोम। अब इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? इसको डिस्कवर किसने किया था पहले ये बताता हूँ मैं। इसको डिस्कवर किया था, लीजोफ ने इसको डिस्कवर किया था
देखिए ये हमारा जो है ना ये लाइसोसोम है। अब ये लाइसोसोम है, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ मान लो कोई इन्फेक्टेड चीज आ गई, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया या इन्फेक्टेड चीज आ गई, जैसे ही वो लाइसोसोम के पास आएगी तो लाइसोसोम क्या कर लेगा, ये इन्फेक्टेड चीज को अंदर ले लेगा, ये इन्फेक्टेड चीज को अंदर ले लेगा, इस इन्फेक्टेड चीज को मार देगा और खुद भी नष्ट हो जाएगा। यानी इन्फेक्शन को ये डाइजेस्ट कर लेता है और अपने आप को भी खत्म कर लेता है हमारा लाइसोसोम, और इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये याद रखो, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ना इसमें प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलाइटिक मतलब, हाइड्रो मतलब होता है वाटर और लेटिक मतलब होता है काटना, तो वाटर को काटने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें। एक क्वेश्चन आता है किसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं, तो ऑटोफेजी हम किसको बोलते हैं, ऑटोफेजी बोलते हैं हम लाइसोसोम को, यानी अपना खुद से डिफेंस करना या अपना खुद का खाना नष्ट करना। ऑटोफेजी बोलते हैं किसी भी चीज को अपने अंदर लाकर अपने आप को भी नष्ट करना और उसको भी नष्ट करना। तो लाइसोसोम जो होता है ना वो इंटरसेक्युलर डाइजेशन करता है। ये डायरेक्ट आ जाता है कि इंटरसेक्युलर डाइजेशन कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ईजोफ ने इसको डिस्कवर किया था। सिंगल मेम्ब्रेन होता है और एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। इंटरसेक्युलर डाइजेशन मतलब बाहरी पदार्थों को डाइजेस्ट करना अपने खुद के अंदर, उसको हम इंटरसेक्युलर डाइजेशन बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं ना इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये जो सेल होती है उसकी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स हम राइबोसोम्स को बोलते हैं। गोल्गी बॉडीज क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट के काम आती है, ट्रांसपोर्ट के काम आती है गोल्गी बॉडी। ट्रांसपोर्ट बोल दो, पैकेजिंग बोल दो, या स्टोरेज के काम आती है जो हमारी गोल्गी बॉडीज होती हैं। तो स्टोरेज के लिए, पैकेज के लिए गोल्गी बॉडीज काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। पौधे की कोशिका वृत्ति किससे बनी होती है, तो देखिए जो प्लांट सेल वॉल होती है ना वो सेलुलोज से बनी होती है। अब सेल जो है, सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। अब ये पूछ सकता है स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, तो वो हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ये देखो एक सेल है, सेल में न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, तो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइक्लोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये सब प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। यानी जो भी पानी होता है ना उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल में न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो ये सेल है ना, सेल के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन होती है, ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक होती है सेल वॉल। तो एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक होती है सेल वॉल। तो ये दो चीज होती है सेल के अंदर। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, लिविंग मेंबर ऑफ सेल बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन को। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट में और एनिमल में दोनों में पाई जाती है। ये क्या करती है, ये सेपरेट करती है सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से। बहुत सारे सेल्स होते हैं बॉडी में, तो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने का काम करती है। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है ये सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होती है, उसके अंदर सेल वॉल होती है, तो सेपरेट करती है सेल को सेल से, प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमको, हमारे सेल को। सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे बनती है, लिपिड और फैट से सेल मेम्ब्रेन बनती है, कार्बोहाइड्रेट से बनती है, आयरन और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनती है। सेल वॉल की बात करते हैं, जो प्लांट की सेल वॉल होती है ना वो किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है, हेमी सेलुलोज से बनती है, और पेक्टिन से बनती है। तो ये प्लांट सेल वॉल हो गई। और एक और याद रखो आप, लेग्निन जो सेकंड वॉल होती है ना प्लांट सेल वॉल की, वो लेग्नाइन से बनती है। अब ये क्वेश्चन तो आता है प्लांट सेल वॉल का। फिर फंगी, जो फंगी होती है ना उसकी सेल वॉल किससे बनती है, तो चेटिन, चेटिन से बनती है उसकी सेल वॉल। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जगह ग्लाइकन और प्रोटीन भी आ सकता है, इन दोनों से मिलकर फंगी की सेल वॉल बनती है। मेनली एग्जाम में चेटिन आता है, CHITIN। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनती है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्गी की बात करते हैं, एल्गी की सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। सेलुलोज, ग्लाइकेन, इनसे एल्गी की सेल वॉल बनती है। और जो सेल वॉल होती है ना वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। प्लांट सेल में, फंगी में, बैक्टीरिया में, एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और मैंने इससे पहले आपको सेल मेम्ब्रेन बताई थी ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, मगर सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन सेकंड जो है ना ग्लूकोज, ये हमारा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, ये है ग्लूकोज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फ्रुक्टोज की बात करते हैं, तो जो फ्रूट शुगर होती है हमारी, फ्रूट शुगर होती है, फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है। अब जो सुक्रोज है, ऑप्शन डी देख रहे होगे आप, इसको केन शुगर बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं इसको। और ये केन शुगर किससे मिलकर बनती है, तो ये फ्रुक्टोज से और ग्लूकोज से मिलकर सुक्रोज बनती है। इसको याद रखने की एक ट्रिक याद रखी है, GF। जो आपकी गर्लफ्रेंड होती है ना वो सोख लेती है आदमी को, ऐसा याद रख लो आप। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, यानी वो कंगाल कर देती है, ऐसा सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, पर्सनल मत लेना आप। तो जो GF होती है वो सोख लेती है आपको। तो G मतलब क्या होता है, G मतलब होता है ग्लूकोज और F मतलब होता है फ्रुक्टोज, और ये सोख लेती है। तो सुक्रोज में ये दो शुगर प्रेजेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन सही करना इंपॉर्टेंट है, ट्रिक आप चाहे कैसी बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस व्हिच इज मोर देन 80% इन सेल। पदार्थ जो कोशिका में 80% से ज्यादा होता है, तो ये सेल है, और सेल में ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको, न्यूक्लियस के बाहर जो भी
दिख रहा है ना वो क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो है ना वो वाटर होता है, ठीक है। तो एक सेल में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लिविंग पार्ट ऑफ सेल बोलते हैं, इसको हम लिविंग पार्ट ऑफ सेल भी बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। तो वाटर एक सेल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, 80% से ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है एक सेल में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो ये साइटोप्लाज्म है ना व्हाइट कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे सेल में। देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है ना वो अगर सेल में प्रेजेंट है तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अगर ये प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियर में प्रेजेंट है तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ लीफ इन प्लांट। पौधे की पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। ये एक लीफ है, पौधे की पत्ती है, और आपने देखा हो इस पत्ती को आप जूम करोगे तो ये छोटे छोटे आपको छेद दिखेंगे। ये क्या करता है, CO2 को रिलीज करने के लिए ये छेद होते हैं। दो टाइप के छेद होते हैं, एक तो ओपन स्टोमेटा, इसको स्टोमेटा बोलते हैं अपन, एक ओपन स्टोमेटा, एक क्लोज स्टोमेटा होते हैं। तो ये जो छेद होते हैं ना ये टिनी पोर्स छेद, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। या तो ये बंद होंगे स्टोमेटा, या तो ये खुले होंगे। तो ये दो टाइप के छेद होते हैं प्लांट्स लीफ में। ऑप्शन थर्ड देखिए ट्राइकम्स। जो ट्राइकम्स है ये क्या करता है, ये लीफ के ऊपर होता है, ये पत्ती है, ये पत्ती है, इसके ऊपर ट्राइकम्स होता है, और ये क्या करता है, इवोपरेशन का काम करता है। इवोपरेशन को कम करने का काम करता है ये ट्राइकम। और जो फ्रोस्ट अवे होता है ना, यानी जो आइस, अगर पत्तियों में आइस लग जाती है यानी बर्फ जम जाती है पत्तियों में, पत्तियों के ऊपर अगर बर्फ जम जाती है उसको हटाने में भी मदद यही करता है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आइस या फ्रोस्ट आइस में जब वो पत्ती के ऊपर लग जाती है तो उसको हटाने का कौन काम करता है, ट्राइकम्स काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ सेल के बारे में। मैंने अभी आपको बताया ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं हम सेल को। सेल जो है ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है लिविंग बींग्स की। सेल स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। अब सेल जो वर्ड है, सेल वर्ड किसने दिया था, ये डिस्कवर किया था। उस वर्ड को किसने दिया था, ये डिस्कवर किया था तो रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड डिस्कवर किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। और इनकी एक बुक है जिसको हम माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। तो माइक्रोग्राफिया बुक रॉबर्ट हुक ने लिखी है, फादर ऑफ साइटोलॉजी हम इनको बोलते हैं। ऑप्शन 4 देख रहे हो टी शॉन। टी शॉन को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोलते हैं। तो अगर आ जाता है साइटोलॉजी के बीच में मॉडर्न, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोलते हैं टी शॉन को। इनकी एक बुक है टी शॉन की, उस बुक का नाम सेल बुक बोलते हैं इसको। तो सेल बुक लिखी है टी शॉन ने। एक और क्वेश्चन याद रख लो आप, फादर ऑफ इंडिया साइटोलॉजी किसको बोलते हैं। इंडिया के जो साइटोलॉजी है उसके फादर कौन है, तो वो A.K. शर्मा है। क्वेश्चन में पूछा था सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी का पहली बार आइडिया दिया था इसने 1824 में R.J. रोटोशेट। तो इन्होंने सेल थ्योरी का आइडिया दिया था। 1939 में सेल थ्योरी दी किसने दी, तो सेल थ्योरी दी थी इसने M.J. शेल्डेन ने, और इनके साथ टी शॉन भी थे। तो L.J. शेल्डेन और टी शॉन ने, ये इन दोनों ने मिलकर 1839 में सेल थ्योरी दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। जो सेल थ्योरी है ना उसके 3 बेसिक कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है जो थ्योरी है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक और ज्यादा सेल से बने। तो ये स्विस्डीन और स्वाजवान ने दी थी ये थ्योरी। द सेल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग, ये भी इन्होंने थ्योरी दी थी। फिर एक थ्योरी आती है, ऑल सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्रो एक्जेटिक सेल्स, ये विर्चॉफ ने दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मतलब जो भी प्री एक्जेटिक सेल्स है ना, जब उसका डिवीजन करते हो वो सेल और सेल में टूट जाता है, उससे एक नया सेल उत्पन्न होता है। तो ऑल जितने भी सेल्स हैं वो डिवीजन ऑफ प्री एक्जेटिक सेल से बने। ये विर्चॉफ ने बोला था, ये थ्योरी आती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम व्हिच टेक द पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस डूरिंग द रेस्पिरेशन आर फाउंड। सांस लेने के दौरान ग्लाइकोलिसिस में हिस्सा लेने वाले एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकुलर रेस्पिरेशन के बारे में। सेकुलर जो रेस्पिरेशन होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है ना एरोरोबिक। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना इसमें एयर प्रेजेंट होती है, तो एयर प्रेजेंट होती है इसमें। और जो एनारोबिक होता है इसमें एयर अब्सेंट होती है। एयर के बिना ये एनारोबिक जो है ना वो एयर के बिना होता है, यानी एयर अब्सेंट होती है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में तो एनारोबिक सेकुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना वो क्या बनता है, वो पायरुविक एसिड बनता है। तो पायरुविक एसिड बनता है और इसमें कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता। जो रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रेस्पिरेशन पूरा कहाँ पर हो रहा है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के अंदर हो रहा है। ग्लूकोज इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रख लो, C6H6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें 6 कार्बन होते हैं। ये काय में बनता है, ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट जो होता है ना वो पायरोवेट होता है, यानी पायरुविक एसिड होता है। जब ये बनता है तो इसमें 2 ATP फॉर्म होते हैं और 2 NDH फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस में एनारोबिक पाथवे होता है, यानी जो प्रोसेस है ना जो सेकुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वो एनारोबिक की वजह से हो रहा है, यानी इसमें जो ऑक्सीजन है ना वो प्रेजेंट नहीं होती। तो इसकी पहली स्टेप देखो आप, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना, इन दोनों ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये कॉमन और सिमिलर ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज टूटता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। यानी ग्लूकोज टूट गया उसको हम
ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये कॉमन पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का। अब जो ये ग्लाइकोलिसिस है ना वो सेल के अंदर होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर होता है तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर होता है तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब जो ये ग्लाइकोलिसिस है ना उसको डिस्कवर किसने किया था? इस ग्लाइकोलिसिस को यानी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना उसको डिस्कवर किसने किया था? इसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ई से क्या आता है? एम्बिडोन। एम्बिडोन और एम से आता है मायो और पी से आता है पार्सोन। ये तीन जनों ने बताया था, एम्बिडोन, मायोर और पार्सोन। इन्होंने ये ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर किया था, ये ईएमपी पाथवे डिस्कवर किया था। जो एंजाइम है उसमें जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, ये ईएमपी पाथवे बोलते हैं उसको हम। ये किसके अंदर हो रहा है? ये सेल के अंदर हो रहा है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है ये। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ये पूरी प्रोसेस कहां हो रही है? सेल के अंदर हो रही है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है ये प्रोसेस। अब जो सेकुलर रेस्पिरेशन है, सेकुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो इसमें क्या बनता है? एक तो ग्लाइकोलिसिस, इसमें ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के अंदर, और एक साइकिल होती है, क्राइब साइकिल बोलते हैं इसको। जब सेकुलर रेस्पिरेशन होता है ना तो टोटल कितने एटीपी बनते हैं? तो ये बनते हैं 38 एटीपी। ये याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। जब सेकुलर रेस्पिरेशन होता है तो कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। सेकुलर रेस्पिरेशन दो टाइप के होता है, एक ग्लाइकोलिसिस होता है और एक क्रेब साइकिल होता है। ग्लाइकोलिसिस में मैंने अभी आपको बताया इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, ऑक्सीजन के बिना ग्लाइकोलिसिस होता है जिसको एरोबिक बोलते हैं इसको। और इसमें कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं हम एटीपी को। तो इसमें 2 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। और जो क्रेब सर्कल होती है ना वो किसके अंदर होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो क्रेब सर्कल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसमें 36 एटीपी बनते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो सेकुलर रेस्पिरेशन होता है अगर वो सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और उसमें 2 एटीपी बनते हैं। अगर सेकुलर रेस्पिरेशन क्रेब सर्कल के अंदर हो रहा है यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तो उसमें 36 एटीपी बनते हैं। टोटल सेकुलर रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं? तो 38 एटीपी बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं हम। सेल के अंदर एक चीज है माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो एटीपी होता है ना जिसको एडोनिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है हमारा? एटीपी। ग्लूकोज के बारे में अभी बताया था मैंने आपको, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं ग्लूकोज को। और ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन, वो मैं आने वाले समय में बताऊंगा आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको बताया अभी। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी बताया मैंने आपको, रेस्पिरेशन साइट होती है, रेस्पिरेशन साइट ऑफ सेल, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं हम। ऑप्शन 2 देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना वो लिपिड में होता है और फैट में होता है, और रफ वाला जो होता है ना वो प्रोटीन में होता है। फिर वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल जो होता है ना ये ऑस्मोसिस रेगुलेशन के काम आता है। और जो साइटोप्लाज्म है इसका करेक्ट आंसर था साइटोप्लाज्मा, जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये जो एंजाइम के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है यानी रेस्पिरेशन होता है वो ये इसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इस क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हियर ए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? निम्नलिखित में से किसे सबसे छोटी जीविका कोशिका होती है? देखिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा जो लिविंग सेल है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसकी लेंथ है, याद रखो आप, इसकी लेंथ कितनी होती है? 0.1 से लेकर 0.5 यूएम, इतना छोटा होता है ये माइकोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म को हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का जोकर बोलते हैं हम माइकोप्लाज्म। और इसको हम एक और नाम से एक चीज और बोलते हैं, इसको हम पीपीएलओ बोलते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गन। प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गन होता है पीपीएल, जिसको माइकोप्लाज्म बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि इसमें जो सेल वॉल होती है ना वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती माइक्रोप्लाज्म में। इस क्वेश्चन है, ए प्लांट सेल इज डिफर फ्रॉम एनिमल इज हैविंग। अदर कोशिका पशु कोशिका से किस तरह या किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो प्लांट सेल होती है ना और एनिमल सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये होता है प्लांट सेल, ये होता है एनिमल सेल। अब इसमें कॉमन क्या है? तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या चीज कॉमन है? दोनों में न्यूक्लियस होता है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों में राइबोसोम होता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है दोनों में, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होता है। मगर जो प्लांट सेल होती है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और लार्ज सेंट्रल वस्कुलर भी इसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ये तीनों चीज एनिमल सेल में आपको नहीं मिलती। एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम, स्मॉल वैक्यूल। इसमें जो होता है ना
प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल प्लांट सेल से क्यों अलग है? क्योंकि प्लांट सेल है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और ए। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है। आपको ये याद रखना है दोनों अलग कैसे हैं। क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, ऑप्शन ए की बात करते हैं। किचन ऑफ द सेल हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। मैंने आपको अभी बताया था डीएनए 3 चीज में प्रेजेंट होता है। एमसीएनए, जो एमसीएन है ना, उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियर में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर न्यूक्लियर क्या करता है? ये कंट्रोल रूम ऑफ सेल होता है और न्यूक्लियर में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो फॉस्फोलिपिड की बनती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉस्फोलिपिड की बनती है ये मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है ना, एक टाइप का प्रोटीन है। एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम का मेन काम क्या है? ये एनहेंस करता है स्पीड को। कोई भी आप रिएक्शन कराओगे या कोई भी चीज हो रही है तो वो एनहेंस कर देगा स्पीड को और लोअर कर देगा उसकी एक्टिवेट एनर्जी को। तो जो एनर्जी है उसको कम कर देगा और उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। अब जैसे दो एंजाइम है, ये ए और बी, दो सब्स्टिट्यूट है और इसमें कोई एंजाइम मिला दोगे ना तो ये प्रोडक्ट बना देगा, तो अलग प्रोडक्ट बना देगा सीओडी। इन दोनों को, ए और बी को, जब एंजाइम के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो ये दो अलग नए प्रोडक्ट बना देगा ये एंजाइम। ये बायोलॉजी की टॉपिक वाइज सीरीज का पार्ट फर्स्ट था, साइटोलॉजी। इसमें मैंने आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए। आने वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी बढ़ाएंगे। मेरा मानना है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ो, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो चाहे 5 क्वेश्चन हो, मगर हर एक चीज कंप्लीट हो, कवर हो उसमें इन क्वेश्चन में, जिससे अगर आप एग्जाम में जाते हो तो आपको वो क्वेश्चन इजीली बन जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा, क्योंकि ये हफ्ते में 2 लेक्चर आएंगे सिर्फ, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और साथ में स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं वैकेंसी के शॉर्ट्स बनाता हूँ आपके लिए। और एक और शॉर्ट्स की सीरीज आने वाली है जिसमें मैं आपको स्कीम करवा कराऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लगभग 5000 स्कीम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। डेली लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ।